हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम जानने वाले हैं, पहली क्लास है अकाउंटेंसी, सब लोग के लिए कॉमर्स फील्ड। पहले तो वेलकम ऑल कि कॉमर्स क्या है ये जानने जा रहे हैं कि कॉमर्स में हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी, टोटली न्यू फॉर यू। सबने पहले नहीं सुना है ऐसा। जाने अनजाने में कॉमर्स जरूर करते आए हो, पर किसी ने ये नहीं सुना है कि अकाउंटेंसी क्या होता है, इसे करना कैसे है। तो पहले जान लेते हैं कि अकाउंटेंसी क्या है और फिर बताऊंगा लेखा जोखा। सर ये लेखा जोखा क्या होता है? कई बार सुनो तेरा तो मैं हिसाब करूंगा, तेरा लेखा जोखा तो यही होगा। भाई हिसाब किताब, वह किताब जिसमें सारा हिसाब लिखा है। किसका हिसाब लिखा है भाई? किसी का तो लिखोगे। हम अकाउंटेंसी में बिजनेस का हिसाब किताब लिखते हैं। किसका? व्यापार का, जिसको बोलते हैं कॉमर्स भी कहा जाता है। बिजनेस का सारा हिसाब किताब जिसमें लिखा हुआ है उसी को अकाउंटेंसी कहते हैं। और इसको बुक कीपिंग भी बोलते हैं भैया, कि आई कीप दी ऑल बुक्स एंड ऑल द रिकॉर्ड्स आर इनटू दी। पढ़ी लिखी डेफिनेशन नहीं करेंगे, सिंपल सादी डेफिनेशन करेंगे। तो बिजनेस माने क्या? व्यापार। उसका सारा हिसाब किताब लेखा जोखा रखना ही अकाउंटेंसी कहलाता है। एक बात और, अब मैंने हिसाब किताब रखना है तो कैसे तो रखूंगा? मैंने अपने दिल की बात कहनी है, आई लव यू सोनम। तो ये आए ना, आई लव यू बबीता, ये बात कहने के लिए, दिल की बात कहने के लिए किसी भाषा को तो प्रयोग करूंगा। इंग्लिश का प्रयोग करूंगा, पंजाबी का प्रयोग करूंगा, हिंदी का प्रयोग करूंगा, कुछ तो बोलूंगा। चाइनीज में माची मुई चाइनी हो, कुछ तो बोलूंगा भाई। ऐसे ही अकाउंटेंसी को लिखने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, यूज किया जाएगा, उसको ही बोलते हैं अकाउंटिंग। कहने का अकाउंटेंसी करने के लिए उसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग क्या हो गई? माने कि एक लैंग्वेज बन गई, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। भैया लैंग्वेज ऑफ बिजनेस को ही हम बोल देते हैं अकाउंटिंग। मतलब बिजनेस की भाषा, एक नई भाषा निकल कर आ गई अकाउंटेंसी करने के लिए। वी डू दी अकाउंटिंग। सीधी सरल पढ़ी लिखी डेफिनेशन नहीं करनी। तो अकाउंटिंग इज व्हाट? टू दी बिजनेस का रिकॉर्ड जो रखा जाता है, जो हम करते हैं, उसी को अकाउंटिंग बोलते हैं। तो इट इज अ लैंग्वेज। जैसे ही मैंने बोला अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज, तो मेरे दिमाग में ये बात क्लिक करनी चाहिए। किसी भी भाषा को सीखने के लिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए नोट करते जाना प्लीज डियर, प्लीज डियर। पहली क्लास है, बिल्कुल सारे लेक्चर सीरियल ऑर्डर में बना के देने वाला हूं आपको, ठीक है ना? अभी से भी पढ़ोगे ना, अभी 4 महीने पढ़े हैं मेरे पास, एक एक पॉइंट भी पढ़ते जाओगे, सारा सिलेबस करवा दूंगा, डोंट वरी। इन ऑर्डर कराने वाला हूं। तो भैया मैंने किसी भाषा को सीखना है। जब मैंने इंग्लिश सीखने के लिए गया था तो मैडम ने क्या सिखाया था? सीधा तो नहीं बोला हाउ आर यू। वो ऐसे मुझे हाउ आर यू बोल रही, मैं देख रहा हूँ। अरे भाई जब मैं छोटा बच्चा था उसने मुझे हाथ पकड़ कर सिखाया, ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब अल्फाबेट सिखाए। द ऑल कॉम्बिनेशन इन द इंग्लिश सेंटेंसेस, टेंसेस, वर्ड्स, ऑल कहाँ से बने हैं? सब बने हैं हमारे अल्फाबेट से। एग्जैक्टली अकाउंटिंग में भी मुझे कुछ सीखना है, कोई नई भाषा सीख रहा हूं, तो मुझे पता तो हो इसके अल्फाबेट क्या है। उन्हीं को बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म्स या अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। तो आज वाले लेक्चर में हम कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, और उसके बाद हम अकाउंटिंग को स्टार्ट करेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 2-3 लेक्चर पार्ट, छोटे छोटे पार्ट में आपको सिखाने वाला हूँ। तो मुझे क्या पता लगा कि किसी भाषा को सीखने के लिए उसके बेसिक पता होने चाहिए। अकाउंटेंसी को सीखने के लिए यू मस्ट नो अबाउट द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आराम से सुनना। अब पहली अकाउंटिंग टर्म लेकर आया हूं, सबसे इंपॉर्टेंट। भैया प्रोपराइटर कौन होता है? सर प्रोपराइटर मुझे तो नहीं पता कौन। भाई प्रोपराइटर बिजनेसमैन को ही बोलते हैं। लेमैन की भाषा में, हम साधारण भाषा में बिजनेसमैन बोल देते हैं, और अकाउंटेंसी की भाषा में, पढ़ी लिखी कॉमर्स की भाषा में प्रोपराइटर बोल देते हैं। तो प्रोपराइटर और बिजनेसमैन ऑनर में कोई फर्क नहीं होता। कौन होता है? नोट कर लीजिए। अ पर्सन हु इन्वेस्ट हिज मनी इनटू द बिजनेस, जिसने सारा का सारा पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है? फॉर प्रॉफिट अर्निंग, एंड ही इज टेकिंग ऑल द रिस्क। सारा का सारा रिस्क ले रहा है,
सारा का सारा पैसा उसने बिजनेस में लगाया, नोट करिए प्लीज, और सारा का सारा प्रॉफिट भी लेके जाएगा, है ना। मोर रिस्क मोर प्रॉफिट पढ़ते आए हैं हम लोग। तो प्रोपराइटर कौन होता भाई? जो बिजनेस में सारा पैसा लगाता है, सारा का सारा रिस्क लेता है। क्यों ऐसा करता है? प्रॉफिट अर्निंग के लिए। तो ये हमारी पहली अकाउंटिंग टर्म। कहने का मतलब हमने बिजनेसमैन नहीं बोलना है, हमने नॉर्मली प्रोपराइटर वर्ड का इस्तेमाल करना है। हम ये नहीं बोलते मेरे पापा की, ये नहीं बोलना पापा की शॉप कीपर हैं। आपसे आज से बोलेंगे मेरे पापा, अगर जो इसके पापा बिजनेसमैन है, मेरे पापा माय फादर इज प्रोपराइटर। और जब बैंक में जाते हैं तो वैसे नहीं बोलते बिजनेसमैन अकाउंट खोलना है, वो बोलते हैं प्रोपराइटरशिप फर्म अकाउंट खोलना है। ठीक है, तो हम सोल प्रोपराइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हैं। कैपिटल, कैपिटल मीन्स द अमाउंट इन्वेस्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने आपको अभी डिस्कस कर दिया यहाँ पर, अमाउंट। मैंने मनी नहीं लिखा, मैंने लिखा है अमाउंट इन्वेस्टेड। जब भी बात आती है अमाउंट की तो आपने एक बात याद रखनी है, अमाउंट माने क्या? अमाउंट माने मनी एंड मनी वर्थ। सर ये मनी एंड मनी वर्थ क्या होता है भाई? ये ड्राइंग के है, ये लीला है। लीला ने एक दुकान खोली, कॉस्मेटिक शॉप खोली, जहां पर फेयर एंड लवली रख दी, हाई हैंडसम का, और 4 हफ्ते में गोरा गोरा निखार। ठीक है, गुगली गुगली बुश, सर्दियों का एहसास। तो कॉस्मेटिक शॉप खोली। ये कॉस्मेटिक शॉप खोलने के लिए पैसे तो चाहिए। अब वो पैसे मान लो इसने 5 लाख रुपए लगा दिए, घर के पैसे इसने पड़े थे, 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। दिस इज कॉल्ड मनी। इसने देखा भैया एक एसी भी चाहिए, अब एसी मार्केट से खरीद के लाऊं या घर पर स्पेयर पड़ा है? यस, घर पर पड़ा था। इसने घर से, छोटा सा घर है, घर से पैसे उठाकर कहां लगा दिए? बिजनेस में लगा दिए। दैट इज कॉल्ड व्हाट? टू दी मनी। घर पर ही फर्नीचर पड़ा था, उसे बैठने के लिए चेयर चाहिए थी, एसी चाहिए था, वो भी उसने घर से यहां लगा दिया। और उसकी कोई तो कीमत होगी, कीमत माने वर्थ, उसकी कोई तो कीमत होगी। जो उसकी कीमत थी वो 10,000 रुपए थी। तो मतलब 5 लाख रुपए तो नगद लगा दिए सामान खरीदने के लिए। मार्केट से ले आया, कॉस्मेटिक की शॉप ले आई, और कॉस्मेटिक का सामान ले आई, शॉप मतलब खोलने के लिए कॉस्मेटिक का सारा सामान ले आई, बिंदी लिपस्टिक लगाई ले तो लिपस्टिक सब ला के रख दिया। और 10,000 रुपये का फर्नीचर अगर मार्केट से खरीदने जाती तो 10,000 उसकी आज की तारीख में कीमत होती, पर घर पर स्पेयर पड़ा था वो लगा दिया, तो उसे हम बोलते हैं मनी वर्थ। तो हम बोलेंगे टोटल कैपिटल कितनी होगी? 5,10,000। बस याद रखना है कि मनी एंड मनी वर्थ, नोट कर लेना प्लीज पॉज करके। तो मनी माने जो डायरेक्ट कैश लगाया बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और जितना घर पर उसके पास सामान पड़ा था बिजनेस शुरू करने के लिए, अगर वो लगा रहा है या लगा रही है तो उसी को हम बोल देते हैं मनी वर्थ। ठीक है, अगली बात आ जाती है ड्रॉइंग्स। व्हाट मीन बाय ड्रॉइंग? अगर घर के पैसे बिजनेस में लगाए तो उसे हम बोल देते हैं कैपिटल। उसे क्या बोल देते हैं? कैपिटल। अगर वही, अब दुकान तो चल पड़ी, दुकान चल पड़ी, शॉप चल पड़ी, अब प्रोपराइटर को भी तो दुकान खोली इसलिए थी, पैसे चाहिए। वे पैसे अपने पर्सनल पैसे अगर बिजनेस में लगाए, अपने पर्सनल पैसे अगर बिजनेस में लगाए तो कैपिटल। अगर बिजनेस के पैसे उठाकर घर ले जाए तो अब शॉप से, है ना, अपने बिजनेस के पैसे उठाकर घर ले गया या ले गई शॉप। प्रोपराइटर कहाँ ले गया भाई? प्रोपराइटर, मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, कलर और इस्तेमाल कर लेते हैं भाई, कोई बात नहीं। प्रोपराइटर, उसने, प्रोपराइटर कहता है, प्रोपराइटर का बेटा है, पापा पापा मेरी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन है, मुझे पैसे चाहिए कुछ। तो अब मेरे से आके पूछने लगा, मान लो मैं वही शॉपकीपर हूँ, मेरा बेटा आके कहता है पापा पापा मुझे 5,000 रुपये चाहिए, मैंने अपनी मेरा बंदी है उसको फिल्म दिखानी है। मैंने कहा नालायक, कैसी गंदी बातें कर रहा है तू मेरे साथ? अपनी गर्लफ्रेंड को तू फिल्म दिखाएगा?
बेटा 5,000 से क्या बनेगा, तू 15,000 लेकर जा। और उसको फिल्म नहीं दिखाना, उसको खाना भी खिलाना, बढ़िया सा उसको शॉपिंग भी कराना। गॉट माय पॉइंट। तो बेटा तो मेरा पर्सनल है ना, मैंने किसी भी नीड के लिए, मेरी बीवी कहती है मुझे 9 लाख का दिला दे रे ओ सैया दीवाने, है ना, तो मैंने उसको बढ़िया सा मनसा देवी से 1 लाख माता रानी के दरबार में गया, वहाँ दुकानें सजी थी, बढ़िया सा मैंने उसको आकर एक 9 लाख दे दिया। तो दैट इज ड्रॉइंग्स, ठीक है। वो मैंने घर का किराया बिजनेस के पैसे से दे दिया, मैंने अपने कार में पेट्रोल डला लिया। कोई भी नीड हो सकती है, कोई भी नीड, जिस काम के लिए मैंने पैसे बिजनेस से निकाले पर्सनल यूज के लिए, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। तो उसके लिए कौन सा टर्म इस्तेमाल किया जाएगा, यही टर्म इस्तेमाल होने हैं। सर क्या सिर्फ +1 में? नहीं बेबी, हर क्लास में, ठीक है, ये याद रखेंगे। अगली टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। मोस्ट कंफ्यूज, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बिजनेस मतलब कि बिजनेस, ट्रांजैक्शन माने एक्टिविटी। तो कोई भी एक्टिविटी जो बिजनेस से रिलेटेड है और उसमें क्या इंक्लूड है, मॉनेटरी यूनिट इंक्लूड है, पैसा इंक्लूड है। मतलब आज से सिर्फ हमने जो भी बात करनी है सिर्फ और सिर्फ पैसे में करनी है ना। मेरी बंदी आकर मुझे कहती है हेलो आई लव यू, तो मैंने पूछना कितने का प्यार करती है। प्यार, हमने प्यार नहीं करना, व्यापार करना है, बस इतनी सी बात याद रखिए। आज से हम सिर्फ व्यापार करेंगे, मतलब मैं क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूं, पता लग रहा है सच में व्यापार करने लगे। व्यापार ही करना है, कहने का मतलब हमने हर चीज को किस में तोलना है, पैसे में तोलना है, मॉनेटरी यूनिट में तोलना है। अगर कोई भी एक्टिविटी जिसमें पैसा इंक्लूड है और वो किससे रिलेटेड है भाई, बिजनेस से रिलेटेड है, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाती है। मान लो पैसा तो इंक्लूड है, मेरा सपोज टू बी, मेरा कोई दोस्त है, मेरे घर आते आते, मेरी दुकान पर आते आते उसने गोलगप्पे खा लिए, तो क्या वो पैसे तो इन्वॉल्व हुए? क्या मेरे बिजनेस के पैसे इन्वॉल्व हुए? नहीं। जिसमें मेरे बिजनेस के पैसे इन्वॉल्व होंगे, मान लो मेरे पास रिसेप्शनिस्ट आती है काम करने के लिए, वो आती है सर मैं आज अपनी कार में पेट्रोल डला कर आई हूँ, अपने पॉकेट से, अपने पर्स से पैसे देकर आई हूँ, तो क्या वो मेरा खर्चा होगा? नहीं। हाँ, उसकी कार में पेट्रोल मेरे बिजनेस के पैसे से डल रहा है, मैंने उसको दिए हैं बिजनेस से निकाल कर, तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी। मतलब बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। दूसरा, बिजनेस का फंड्स इन्वॉल्व होना चाहिए, उसी को बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। आई होप क्लियर है। मैंने कहा वह मेरी रिसेप्शनिस्ट बहुत गोरी है, क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन? नहीं। मैंने कहा मेरी रिसेप्शनिस्ट बहुत गोरी है, बहुत अच्छे से पूरे ऑफिस को संभालती है, पूरा काम संभालती है, क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन? नहीं। शी इज ब्यूटीफुल, शी इज बैड, नो, इसका कोई रिलेशन नहीं है। हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को आज से बस याद रखना, नो क्वालिटेटिव एंड एट्रीब्यूट्स आर टू बी रिकॉर्डेड। बस वही बातें जिनका कोई मोल हो, मॉनेटरी यूनिट को ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो नो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट शुड बी रिकॉर्डेड, ठीक है। मैंने कहा शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड शी ऑल्सो हैविंग दिस सैलरी ऑफ ₹10,000, 10,000 की सैलरी भी लेती है व्यापार से, तो मेरी बिजनेस से, तो वो क्या कहलाएगी भाई? वो कहलाएगी बिजनेस ट्रांजैक्शन। आई होप क्लियर है, नोट कर लीजिए प्लीज। अगली टर्म करते हैं। आज क्लास में हम 6-7 टर्म करेंगे, फिर अगली क्लास में भी करेंगे, देखते हैं कितने कर सकते हैं। अगली टर्म है मेरे पास 5वीं आइटम, अकाउंटिंग पीरियड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म भाई, जब भी पूछूं मैं किसी से अकाउंटिंग पीरियड, फटाफट पेल देता है सर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। नहीं भाई, अकाउंटिंग पीरियड बड़ी ब्रॉडर सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, ब्रॉडर सेंस है ये, बड़े वाला शब्द है, बड़े वाला है आपकी तरह ही, बड़े वाला ब्रॉडर सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। क्या है मीनिंग? अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड मीन्स अ पीरियड, वह समय, पीरियड कहा गया है समय को, वह पीरियड फॉर विच, सिंपल सादा डेफिनेशन, फॉर विच अकाउंट्स आर प्रिपेयर, जिस समय के लिए अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जिस समय के लिए अकाउंट्स बनाए जाते हैं, नोन एज अकाउंटिंग पीरियड, जिस समय के लिए अकाउंट्स बनाए जाते हैं इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। इट नॉर्मली
नॉर्मली, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, ध्यान देखना, हाईलाइट कर लेना। नॉर्मली, मैंने हमेशा नहीं बोला, ऑलवेज नहीं बोला। नॉर्मली इट कंटेन्स, नॉर्मली इट कंटेन्स 12 मंथ। नॉर्मली कितने महीने होते हैं भाई? 12 महीने। नॉर्मली 12 महीने होते हैं। सर क्या ज्यादा भी हो सकते हैं? यस, विद स्पेशल परमिशन कुछ अकाउंट्स 18 महीने के लिए भी बनाए जाते हैं और कुछ अकाउंट्स अकाउंटिंग पीरियड में 9 महीने के लिए भी हो सकते हैं। कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसी अकाउंटिंग है जहाँ पे 9 महीने, 6 महीने, आगे हम करेंगे जहाँ पर 6 महीने की अकाउंटिंग की जाएगी। इसलिए बोला नॉर्मली इट कंटेन 12 मंथ। ठीक है, तो सिर्फ 12 महीने होंगे कौन से? हमें तो एक ही बात रटा दी है सबने, भाई रटनी नहीं है, एनी 12 मंथ। ठीक है ना, एनी 12 मंथ हो सकते हैं, कोई भी 12 महीने हो सकते हैं। पहली बात वो 12 महीने, हाँ बस याद रखना जो खास बात है, जो 12 महीने की मैं यहां पर खास बात बताना चाहता हूं, जो आपको याद रखनी, थोड़ा छोटा कर ले भाई, हाँ नॉर्म, इसको नोट कर लेना। जैसे ही स्टार्ट हुआ एग्जैक्टली, ठीक है ना, इट मे बिगिन on any day of the year। किसी भी दिन शुरू हो सकता है भाई, किसी भी दिन शुरू हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वह पर्टिकुलर उसी में होगा कि 1 अप्रैल को ही शुरू होना है। किसी भी दिन, एनी डे ऑफ द ईयर, बट एंड एग्जैक्टली आफ्टर 12 मंथ। शुरू भाई कहीं भी हो जाए, शुरू कहीं भी हो जाए, जो आपको याद रखनी है, शुरू कहीं भी हो सकता है, खत्म कब होगा? एग्जैक्टली 12 महीने के बाद खत्म होगा। सर एग्जाम्पल दीजिए, बात नहीं समझ आई। यस, तो एग्जाम्पल समझिए। मान लो 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ, तो 1 जनवरी से लास्ट डे कौन सा होगा? सर 31 दिसंबर। तो एग्जैक्टली एंड कब हो जाएगा? 31 दिसंबर को। अगर 1 फरवरी को स्टार्ट हुआ तो कब एंड होगा? सर 31 जनवरी को। मेरा अकाउंटिंग पीरियड कोई भी 12 महीने हो सकते हैं इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। कोई बाउंडेशन नहीं है कोई अकाउंटिंग पीरियड लेने की। तो 1 फरवरी से लेके 31 जनवरी, और मान लीजिए अगर 1 मार्च को स्टार्ट हो, बड़ा मजा आ रहा है, फिर लिख लेते हैं, तो कब खत्म होगा? सर 28 फरवरी। अगर 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है तो कब खत्म होगा? इससे लास्ट डे क्या बना? 31 मार्च। अगर मान लो सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, कोई भी 12 महीने, कब खत्म होगा? 30 अप्रैल। तो ये मुझे पता लग गया। अब खास बात जो सीखने वाली है, जो आपको याद रखनी है, कई बार क्वेश्चन में इनडायरेक्ट अकाउंटिंग पीरियड मेंशन कर देता है, बोलता है कैलेंडर ईयर। हाँ, अगर कैलेंडर ईयर बोला है तो मेरा अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा? ये इसे बोलते हैं कैलेंडर अकाउंटिंग पीरियड। तो कैलेंडर ईयर या कैलेंडर अकाउंटिंग पीरियड इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, नैरो सेंस में इस्तेमाल किए जाएंगे। और मैंने बोल दिया फाइनेंशियल ईयर। हाँ, जो तुम बोल रहे हो बार बार, ये हम ऐसा नहीं बोल सकते एवरी अकाउंटिंग ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर, नहीं, एवरी फाइनेंशियल ईयर इज अकाउंटिंग ईयर तो ठीक है, मतलब ये नैरो वर्ड है। अकाउंटिंग पीरियड कोई भी 12 महीने हो सकते हैं, तो ये मेरा बन गया फाइनेंशियल ईयर। अगर वो बोल देता है क्वेश्चन में आपका ईयर फाइनेंशियल ईयर है एंड 31 मार्च को हो रहा है, तो इसे फाइनेंशियल ईयर ही बोलते हैं। सर फाइनेंशियल ईयर, कई लोगों को ये नहीं पता, ये हिंदू ईयर भी कहलाता है। हिंदू ईयर होने के कारण अंग्रेजों ने बड़ा राज किया, बड़ा दबाव डाला हमारे ऊपर, पर हम नहीं माने। हम नया साल आज भी अप्रैल से ही बिगिन करते हैं एज पर द हिंदू कैलेंडर ईयर, आज भी। तभी तो वो हमें 1 अप्रैल को बोलते थे अप्रैल फूल, और आदमी से सेलिब्रेट करते हैं। वो एक्चुअली में 1 अप्रैल फूल जो बोला जाता है, वो अंग्रेज कहते थे यू फूल गाय, you are a fool guy, they are celebrating the new year on 1st April, you are a fool guy। एक्चुअली में ये कैलेंडर ईयर इज इंग्लिश ईयर। हमारा नया साल आज भी स्टार्ट होता है। कितना भी हमारे ऊपर दबाव डाल लिया गया हो, हमने नहीं माना। आप लोग अपने एग्जाम भी देखेंगे, स्कूल भी देखेंगे, तो आपका हर ईयर जो एंड होता है 31 मार्च को होता है। तो आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं नॉर्मली यही ईयर फॉलो करती हैं। कंपनी अकाउंट में तो लीगली आपको यही ईयर फॉलो करना है। सोल प्रोपराइटर और
पार्टनरशिप में आपके पास ऑप्शन है, आपको ये अकाउंटिंग पीरियड और ले सकते हैं, बट इन केस ऑफ कंपनी एज पर कंपनी लॉ आपको फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना होता है। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, +1 में तो सिर्फ सोल पढ़ रहे हैं ना, सोल पढ़ रहे हैं, तो फाइनेंशियल ईयर, तो सोल में कोई भी हमारा अकाउंटिंग ईयर हो सकता है। तो दिस अबाउट द 5 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। प्रोपराइटर, कैपिटल एंड ड्राइंग मैंने पढ़ा, रिपीट कर लेना एक बार, देख लेना। फिर मैंने आपको बताया बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है, और फिर अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। आपको इसमें समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब से जब भी 1 अप्रैल मनाओ तो देख लेना भाई कि वो अंग्रेजों का दिया हुआ हमें गाली था एक्चुअली में, ऑलवेज यूज एज टू अब्यूज फॉर अस, ठीक है। एंड समझ आया, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब खुद भी करिए, औरों से भी कराइए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अकाउंटिंग, इसी अकाउंटिंग टर्म्स का ही नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।